बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी टॉक और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, उनके साहबजादे हसन नवाज और हुसैन नवाज जो हैं वो तीनों केसेस में नैब केसेस जो रेफरेंसेस थे उनमें बरी हो चुके हैं और एहतसाब अदालत में दरख्वास्त जो बरीयत के हवाले से की गई थी उस पर महफूज फैसला जो है वो भी सुना दिया गया। और इसमें फेलिंगशिप, एवन फील्ड्स और अल अजीसिया रेफरेंसेस जो थे उसमें उन दोनों साहबजादों को बरी कर दिया गया है। और इससे माजी में देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दीगर सीनियर रहनुमा जो थे वो भी इसी तरह से वतन वापस लौटे और उनके भी तमाम तर केसेस जो हैं वो ख़त्म होते हुए दिखाई दिए। इसमें पहले खदशात ये होते हैं कि हुकूमत अगर अपोनेंट की है, किसी और सियासी जमात की है, तो इंतकाम का निशाना ना बनाया जाए, फेयर ट्रायल ना मिले। लेकिन एक चीज़ इसमें काबिल गौर ये है कि हुकूमत अपनी होती है और विद इन अ मंथ और विद इन अ फ्यू वीक्स वो तमाम तर केसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं, फेयर ट्रायल होता है या नहीं होता। ये भी एक जो है वो सवालिया निशान है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर वो तमाम जो सालों के केसेस हैं वो ख़त्म कर दिए जाते हैं। और दूसरी जानिब फैसल वावडा साहब, उन्होंने कुछ गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जस्टिस सिस्टम के ज़रिए भी इनकलाब लाया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि मेरा इख्तलाफ जो था वो एमकेएम लंदन के साथ था, एमकेएम पाकिस्तान के साथ मेरे कोई इख्तलाफात नहीं है। और दूसरी जानिब जो शबीर कायम खानी साहब हैं, उन्होंने कहा कि एमकेएम जो है वो फैसल वावडा साहब को सेनेटर के लिए वोट देगी। और फैसल जावेद साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने कहा कि सेनेट में खुफिया रायशुमारी जो है वो नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन बराह रास्त होने चाहिए और हुक्मरान अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए ये तमाम तर मामलात कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जैसे कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है और आवाम को एक और तोहफ़ा जो है वो बिजली की कीमत में इजाफे की मद में हुकूमत वक्त जो है वो देने जा रही है। ये तमाम तर सूरत हाल है। एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है जिसमें सफ़ीना खान साहबा हैं, वारिस रज़ा साहब हैं और रज़ा सैयद साहब हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। रज़ा सैयद साहब, रज़ा साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। कायद मुस्लिम लीग नवाज़ के साहबजादे हसन नवाज साहब, हुसैन नवाज साहब, उनमें वो तीनों केसेस में नैब केसेस रेफरेंसेस जो थे उसमें बरी कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, नैब रेफरेंस से बरी होने की खबर हमने भी सुनी और पाकिस्तान आए ये दोनों हजरात, तो बज़ाहिर यही लग रहा था कि एतमाद मौजूद है इस नौइयत का कि ये आ जाएंगे और ये बरी हो जाएंगे, और उसी एतमाद के तहत ये अमल जो है वो अपनी एक कंप्लीशन की तरफ चला गया। नैब के बारे में हमने इससे पहले भी कई मरतबा कई प्रोग्रामों में, आज से चंद माह पहले भी गुफ्तगू हुई, और उस वक्त भी मेरा यही कहना था और इस्तदलाल था कि नैब का इस्तेमाल पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के एक टूल के तौर पर होता रहा है। और जब भी किसी सियासतदान को या बिजनेसमैन को या किसी ब्यूरोक्रेट को स्ट्रीमलाइन करना हो या उनकी गोशमाली करनी हो या उनको सजा देनी हो, तो उनको नैब के आगे डाल दिया जाता है। और नैब जो है वो माहिर है इस काम के अंदर कि वो अपने ऑर्डिनेंस के तहत जो है लोगों के असासाजात और उनकी जो आमदनी है और जो आमदनी के ज़राए हैं और जो उनका लाइफस्टाइल है उनको एक मखसूस अंदाज से एग्जामिन करता है और उसके बाद फिर उन लोगों को सजा की तरफ लेके चले जाते हैं। तो नैब का कानून पहली मरतबा मौजूदा शक्ल में तो पहली मरतबा नैब ऑर्डिनेंस था जो कि परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में आया था, लेकिन इससे पहले नवाज शरीफ साहब का 1997 का जो दौर था उसमें एहतसाब कमीशन एक बना हुआ था और उसको एहतसाबुर रहमान बाद में कहलाए वो मशहूर हो गए थे बहुत ज़्यादा। अब तो उनका असली नाम भी मुझे याद नहीं है, एहतसाबुर रहमान ही नाम याद है, जो कि गालिबन मियाँ साहब के रिश्तेदार भी लगते हैं किसी थ्रू मैरिज, किसी ससुराली रिश्ते से। सैफुर रहमान साहब, रेडको रेडको जिनकी कंपनी है बड़ी मशहूर। तो एहतसाब का जो टूल है, ये हथकंडा जो है ना, ये सियासी मुखालफिन के खिलाफ उनको सीधा करने के लिए या उनको जकड़ने के लिए या उनको फिक्स करने के लिए या उनको फिट करने के लिए इस्तेमाल करने की रिवायत हमारे यहाँ मौजूद है। अच्छा, अब ये देखिए फुल सर्किल होने में कितना टाइम लगा। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ये जो हसन नवाज और हुसैन नवाज के ऊपर जो जिस रेफरेंस के ऊपर आज बरीयत हुई है, मुझे एग्जैक्टली इसकी तारीख नहीं पता, शायद आप लोगों को याद हो कि ये कब बना था। कम अज कम भी मेरा ख्याल है कि 6-8 साल पुराना तो होगा, शायद इससे भी ज्यादा पुराना हो। तो फुल सर्किल होने में इतने साल लग गए
फुल सर्किल, यानी जहां से बात शुरू हुई थी वहां पर आकर खत्म हो गई। तो ये 6 से 7 साल लगे। इन 6-7 सालों में नून लीग ने बहैसियत जमात क्या खोया क्या पाया, शरीफ खानदान ने बहैसियत खानदान क्या खोया क्या पाया, और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम ने क्या खोया और क्या पाया, इसका जायजा भी लिए जाने की जरूरत है। यानी जो बात, जो कहानी, जो स्टोरी, जो मोमेंटम, जो मुद्दा शुरू होता है नैब के केसेस से, और फिर उस केसेस की मंतकी अंजाम तक का जो फुल सर्किल है 6-7 साल 8 साल का, इस दौरान इस मुल्क ने क्या कीमत अदा की इस सारे तजर्बे की, अवाम ने क्या कीमत अदा की इस सारे तजर्बे की, जो फरीक था उसने क्या कीमत अदा की, और जो सियासी जमातें इन्वॉल्व थी उन्होंने क्या कीमत अदा की। तो पता ही, ये समझना आसान हो जाएगा कि पाकिस्तान तरक्की ना करने की जो वजूहत है ना पाकिस्तान की, वो आपको समझ में आ जाएगी। दुनिया के बेशतर ममालिक जो हैं वो फोकस करते हैं अपनी डेवलपमेंट के ऊपर, अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट पर, अपनी अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, अपनी अपनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे, अपने बिजनेस डेवलपमेंट पे। हम किसके ऊपर फोकस करते हैं? हम फोकस करते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। मतलब बटाला इंजीनियरिंग बंद कर दी हमने और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक डिपार्टमेंट खोल लिया। अब ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो फिर यही प्रोडक्ट्स हैं। आजकल एक प्रोडक्ट जो है वो अडियाला में रिहाइश पजीर है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, ठीक है। 2 प्रोडक्ट्स जो हैं उन्होंने लंदन से आके वरीयत हासिल कर ली। और अभी इस वक्त जो अरीना में लोग मौजूद हैं, इस वक्त जो कारज़ार सियासत में मुतहर्रिक हैं, ये मुस्तकबिल में इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के शिकार बनेंगे। इस वक्त जो लोग मिनिस्टर बने हुए हैं या जो मिनिस्टर बनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं ना, आने वाले चंद सालों में आप देखेंगे कि अभी पुलिस इनके आगे है, फिर पुलिस इनके पीछे होगी, यही लोग होंगे। तो मतलब पुलिस के साथ, पुलिस से मुराद, पुलिस एक सिंबॉलिक इस्तेआरा है यहाँ पर, पुलिस के साथ एक रिलेशनशिप इस तरह से है यहाँ पे कि आधा टाइम पुलिस आपके आगे होती है और आधा टाइम पुलिस आपके पीछे होती है। तो आप पुलिस के साथ साथ ही चल रहे होते। पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाने का ये निज़ाम जो है ना, इसके अंदर तब्दीली की ज़रूरत है। और ये तब्दीली किसी मैं कोई रिवायती सियासी नारे वाली तब्दीली की बात नहीं कर रहा। ये मैं उस तब्दीली की बात नहीं कर रहा कि जो एक बदनाम में ज़माना नारा बन के ख़त्म हो गई। मैं उस तब्दीली की बात कर रहा हूँ कि जिसमें हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाएं, हम पॉलिटिक्स को क्रिमिनलाइजेशन से दूर रखें। देखिए, पॉलिटिक्स की जो क्रिमिनलाइजेशन है ना, ये ठीक नहीं है। पॉलिटिक्स की क्रिमिनलाइजेशन का मतलब ये है कि आज मेरी हुकूमत है तो मेरे बच्चों के ऊपर से सारे केस खत्म करवा दूंगा मैं, और अपने मुखालिफ को, सबको जेल में डलवा दूंगा, अपने मुखालिफ के बच्चों पर केस बनवा दूंगा। कल को पहिया घूमेगा, उसकी बारी आएगी, जो आज जेल में है वो आके सबसे पहले मुझे जेल में डालेगा, फिर मेरे बच्चों पर केस बनाएगा। तो ये एक जहलत की जंजीर है, ये एक विशेष साइकिल है, ये एक पागलपन का साइकिल है। इससे हमें बाहर निकलना होगा। ये अपॉर्चून टाइम है। मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई सबक सीखेगा, लेकिन सीखना चाहिए। जरदारी साहब को लीड करना चाहिए, क्योंकि 11 साल उन्होंने भी अपनी जिंदगी के जेल के नाम पे गुजारे हैं। जरदारी साहब को लीड करना चाहिए और उनको ये सेंस प्रिवेल करवाना चाहिए तमाम पॉलिटिशियंस के जहनों में कि भाई, मुल्क की तरक्की के लिए अगर साथ मिलकर काम नहीं कर सकते तो कम से कम मुखालफिन को जेलों में बंद करने का धंधा तो बंद कर दें, ताकि कम से कम अगली मरतबा जब जरदारी साहब की हुकूमत खत्म हो, अव्वल तो खत्म नहीं होगी उनकी हुकूमत, लेकिन अगर उनकी हुकूमत खत्म हो तो उन्हें जेल ना जाना पड़े। क्योंकि जरदारी साहब के जेल जाने का मतलब ये होता है कि फिर एक इंतकाम दर इंतकाम का एक ऐसा पहिया चलता है कि अवाम जो है वो उसके नीचे पिस जाते हैं। आज भी वो अडियाला जेल में जो साहब कैद हैं, उनके जो अकीदतमंद हैं, वो आज भी झूठ और प्रोपेगेंडा और फेक और फैब्रिकेटेड किस्म के मफरूजात के अंदर ही जी रहे हैं। उनसे मैं पूछता हूं कि भाई, 25 करोड़ पाकिस्तानियों, अपनी रोजी रोटी पे फोकस करो, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पे फोकस करो। किन मामलात में फंसे हुए हो, किन बातों का पहिया चला रहे हो? ये पहिया कहीं नहीं रुकने वाला। जो इस पहिए को चलाने वाले थे वो कहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहा है सबको। तो आप भी होश के नाखुन लें और अपनी अकल को हाथ लगाएं, और आप बेहतर, अपने हालात को बेहतर करें, अपने बच्चों के हालात को बेहतर करें। मुल्क के हालात खुद ही बेहतर हो जाएंगे। देखिए, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तनहा कुछ नहीं। तो यानी एक इंसान अगर तरक्की करता है तो उससे पूरी मिल्लत को एक पॉजिटिव मोमेंटम मिलता है। अगर हर फर्द अपनी अपनी जगह तरक्की के रास्ते पे डल जाए, अगर हर खानदान अपनी अपनी जगह प्रोग्रेशन की तरफ गामजन हो जाए, तो उसका एंड रिजल्ट पूरे माशरे की तरक्की की सूरत में सामने आएगा। टाइम लगेगा लेकिन आएगा।
बजाय इसके कि एक दूसरे को गालियां दें, बजाय इसके कि एक दूसरे को जेलों में डालें, बजाय इसके कि एक दूसरे के ऊपर झूठे सच्चे इल्जामात लगाएं, इस साइकिल को ब्रेक कर देना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि अब जबकि उनके बच्चे आजाद हो गए हैं उन इल्जामात की जद से कि जिनमें वो कई सालों से फंस कर मुल्क से बाहर रहने पर मजबूर थे, उनकी साहबजादी वजीर आला बन चुकी है पंजाब की, मुल्क के सबसे बड़े सूबे की, तो वो बड़े दिल का मुजाहरा करें और वो ऐलान करें, पब्लिकली आके ऐलान करें कि आज की तारीख में मेरी तरफ से और मेरी जमात की तरफ से और मेरी हुकूमत की तरफ से सियासी इंतकाम का चैप्टर क्लोज है। अब सियासी इंतकाम पर कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, जो क्रिमिनल केसेस हैं उनसे लोग कोर्ट के जरिए से उनको फेस करें, भुगतें, जिस तरह हसन और हुसैन नवाज ने कोर्ट से अपने आप को बरियत हासिल कर ली है, ऐसे बाकी लोग भी अपनी अपनी कोर्टों में जाएं और वहां से अपना केस लड़ें और बरियत हासिल कर लें। अडियाला में जो बंद हैं वो भी बरियत हासिल कर लें, उनके फॉलोअर भी बरियत हासिल कर लें, मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से गुजरें, बरी हो जाएं और उसके बाद एक दूसरे से वादा कर लें कि आइंदा सियासी मुखालफत की बुनियाद पर एक दूसरे पर क्रिमिनल केसेस नहीं बनाए जाएंगे, वरना पाकिस्तान कभी भी तरक्की के रास्ते पे नहीं जाएगा और ये नेगेटिव साइकिल ही चलता रहेगा। ये इस वक्त मौका है आज की तारीख में नवाज शरीफ साहब के पास, ये मौका है आज की तारीख में असद जरदारी साहब के पास कि वो बड़े दिल का मुजाहरा करें और ऐलान कर दें कि हम नहीं बनाएंगे केस। देखते हैं फिर गैर मुंतखब कुव्वतें कितना उनको मजबूर कर सकती हैं, इनका भी इम्तिहान हो जाएगा, देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, सफ़ीना साहबा इसमें एडअप करता चलूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो साबिक रहनुमा थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, उन्होंने भी ये कहा कि इसी हुकूमत ने पहले भी नैब तरामीम की और इसका जो है फ़ायदा सिर्फ 3-4 लोगों को हुआ और मुल्क को इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और आज जो है वो सामने आई है, कायद नवाज शरीफ साहब, उनके दोनों साहबजादे, उनके तीनों जो रेफरेंसेस थे उनमें बरी कर दिया गया। हमजा, पहली बात तो जो पाकिस्तान के अंदर ये पॉलिटिशियंस अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं। असल में तो ये तमाम के तमाम करप्ट हैं। हमारा सिस्टम इन करप्ट लोगों को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करता है। इनको हमारी अदलिया तो आजाद नहीं कर रही है। हसन और हुसैन कब आए अदालतों के अंदर? वो तो आए ही इसीलिए थे कि अदालतों ने लिखा हुआ एक सर्टेन फैसला है, वो सुनाना और ये बरी हो जाएंगे। ये कौन सा ऐसा जो अदालतें हैं जहां इन्होंने आए हैं, पेशियां भुगती हैं, पुलिस की अरेस्ट में रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मियां साहब भी बकायदा प्रोटोकॉल के तहत पाकिस्तान में आए और एक सर्टेन फैसला था जो लिखा हुआ था और इनके हक में होना था। ऐसे ही जब इमरान खान के ऊपर से शफकत का हाथ रखा जाएगा तो इमरान खान के लिए भी सेम प्रोसीजर होगा। वो भी एक ही दिन में सेट लिखा हुआ फैसला होगा, वो लिख दिया जाएगा और इमरान खान के हक में हो जाएगा। एक्चुअली में हमारे मुक्तदर हलकों को सही राह इख्तियार करने की जरूरत है। हमारे रियासती अदारों को साफ शफाफ होने की जरूरत है। जो अगर कोई करप्ट है तो उसको लटका दें। ये नहीं कर सकते कि अब वो विक्टिम कार्ड खेलने के लिए उनको मुल्कों से बाहर भेज दें और फिर जब आपके मफादात जाग उठे, जब आपने दूसरे सियासतदान को टिट फॉर टैट करना हो, उसको कट टू साइज करना हो, तो दोबारा फिर आप उन्हीं सियासतदानों को लेके आ जाए पहले जिनको आपने मुजरिम बना के खड़ा किया था। तो हमारे रियासी इदारों को भी ये डबल ढोल बजाना बंद करना होगा। ये हमारे रियासी इदारों की वजह से ही पाकिस्तान आज मजाक बना हुआ है। ये अदालतों के ऊपर क्यों लोगों का यकीन नहीं है? क्योंकि ये अदालतें सियासी तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। इसीलिए मैंने बहुत पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था, मुझे अब हमारी पाकिस्तान की अदालतों से किसी भी मुजरिम को मुजरिम कहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि यही अदालतें कल को उसको बोलेंगी ये तो बेगुनाह था, हमारी अदालतों ने गलत फैसले किए थे। तो मुझे अपनी अदालतों पे रत्ती बराबर भी एतबार नहीं है। ये चीफ जस्टिस जो भुट्टो को कह रहे हैं बेकसूर है, नवाज शरीफ बेकसूर है, जबकि दूसरी तरफ अपनी ही अदालत से एक दूसरे पॉलिटिशियन को गद्दार डिक्लेयर करके उसको जेल में बंद किया हुआ है। कल को कोई और चीफ जस्टिस आएगा, वो कहेगा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने काला कानून इस्तेमाल करते हुए इमरान खान के साथ नाइंसाफी की थी। हमें नहीं पता कि तब तक इमरान खान जिंदा रहते हैं या नहीं रहते। वो अपनी जिंदगी में वो अपने हक में फैसला नवाज शरीफ साहब की तरह खुशकिस्मत होते हैं या नहीं होते। बहरहाल ये हमारे इदारों की वो सफाक ये गुनाह है। मैं इसको गुनाह कहूंगी, गलती भी नहीं कहूंगी, जो बार बार हमारी रियासत इन इदारों को अपनी मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल करती है। इन्हीं करप्ट जो सियासतदान है उनको करप्शन भी करने देती है, उनकी फाइलें भी इकट्ठी कर लेती है और फिर इकट्ठी करके फाइलें बना के पायला कर लेती है। फिर उनको कहा जाता है ये आपकी फाइल है, जैसा हम कहेंगे वैसा करो वरना तुम लोग जेल में जाओगे। होते ये सारे गुनाहगार है। मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ। अभी जो अल अजीजिया तो छोड़े, एवन फील्ड, इसका मतलब है कि मैं मान लूं कि ना हसन ना हुसैन का है, ना मरियम नवाज का है, ना नवाज शरीफ साहब का है, तो फिर पता नहीं मियां साहब इतने अमीर होके भी बेचारे किराए के घर में रह रहे हैं।
फिर अल्लाह मालिक है 4 फ्लैट उनके नहीं है, पता नहीं हमारी अदालतें अंधी हैं या हम अंधे हैं, कौन अंधे हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ ये मेरे नजदीक हर सियासतदान करप्ट है। जो सियासतदान जिसके पास वो कुछ नहीं था जो आज उसके पास है, मेरे नजदीक हर वो शख्स करप्ट है। अगर वो अपनी इनकम के तहत उसकी वे ऑफ लिविंग नहीं है, दे आर ऑल करप्ट। हमारा सिस्टम उसको क्लीन शीट देता है, देता रहे, मेरे नजदीक वो करप्ट ही इंसान रहेगा, क्योंकि हमारी अदालतें सही इंसान को हमेशा इंसाफ देने में नाकाम रही है और गलत इंसानों को बढ़ चढ़कर जो है वो इंसाफ देती है, जो डीले भी कर लेती है, सब कुछ होता है। तो इसीलिए मुझे तो फिलहाल अपने सिस्टम से कोई ऐसी खास उम्मीद नहीं है। ठीक, वारिस रज़ा साहब, वारिस साहब आप क्या कहेंगे इन तमाम तर हवाले से, क्या नुक्ता नज़र होगा आपका? अगर ये इसी तरह से मामलात हैं, सारे करप्ट हैं, तो फिर ये किसको सोचना चाहिए? अवाम तो चाहते हैं कि जो सज़ा का तलबगार है उसको सज़ा दी जाए। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि मैं तो ये समझता हूँ इस दोनों मेरे मौजूद दोस्तों की गुफ्तगू से कि कहीं ना कहीं जो है ना, हम हमारी मुक़्तदरा खासतौर से इस्टेब्लिशमेंट जिसको फौजी अशराफिया कहते हैं, वो कहीं ना कहीं जहनी तौर से आपाहिज है। और वो इतनी आपाहिज है कि वो उसका इलाज नामुमकिन है। और उस नामुमकिन इलाज के दोनों मेरे दोस्तों ने यानी जिक्र भी किया, उस तरफ निशानदेही भी की कि वो बार बार एक ही जो है वो कैसेट को दोहराते रहते हैं। एक ही किस्म के मामलात होते हैं, यानी कि कोई नवाज के साथ हो रहे हैं या जरदारी के साथ हो रहा है या यानी इमरान खान के साथ हो रहा है, लेकिन एक ही किस्म के जो मामलात हैं, इसी एक ही तरीक़ेकार। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई सेहतमंद जहन का तो काम है नहीं, एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, नैब का जो कानून है वो नैब के कानून के हम पहले दिन से मुखालिफ, इसलिए कि एक आमिर यानी अशराफिया का, फौजी अशराफिया का एक नुमाइंदा जो कि आइन को तोड़कर, आइन शिकनी कर कर जो है ना मुल्क पर काबिज होता है, वो जब कोई भी आर्डिनेंस बनाता है तो वो आर्डिनेंस कतई तौर से नेक नियति पर मबनी हो ही नहीं सकता। तो वो उसके आप शासने देख ही रहे मुसलसल, ठीक है ना। एक तीसरी बात ये कि जब ये नैब का कानून में, मेरा ये सवाल ये है कि देखिए, इमरान खान की हुकूमत भी रही, जरदारी साहब की हुकूमत भी रही और नवाज शरीफ की हुकूमत भी रही। बज़ाहिर जो है ये क्या करते हैं, ये तीनों हजरात के अपने आप को बहुत डेमोक्रेट कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे। तो भाई, डेमोक्रेसी को अगर मजबूत करना है, आपके पास 1/3 मेजॉरिटी है, आप एक कंसेंसस बनाकर नैब के कवानीन, नैब का ऑर्डिनेंस जो कि एक आमिर मुतलक आइन शिकन, जिसको अदालत आइन शिकन करार दे चुकी है, उस शख्स के वो उस ऑर्डिनेंस को आप खत्म नहीं कर सके। तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत अफसोसनाक पहलू है सियासतदानों का, और उससे ज्यादा आपाहिज होने वाले जो गैर सेहतमंद अफराद हैं उनका। तो मैं इसी हवाले से इन तमाम यानी इनकी बर्रियत हो जाना या कल इमरान खान की बर्रियत हो जाना मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, न परेशानी होगी, इसलिए कि ये जो है ना आपाहिज जहन के लोग हैं। अब आप अंदाजा कीजिए कि एक आदमी कब्जा करता है जमीन पर, एक आदमी कब्जा करता है, वो वजीर आजम बनने जा रहा है। जब वो वजीर आजम बनने जा रहा होता है तो उसकी जमीन को रेगुलाइज सुप्रीम कोर्ट करती है। ये कौन करवा रहा है सुप्रीम कोर्ट से? ये वही अपाहिज जहन, और वो बाद में आके अय्या का नाब दो वैया का नस्तीन करके ड्रामेबाजी जो करते हैं। यानी कब्जा की शुदा जगह पर रहने वाला शख्स क्या ईमानदार हो सकता है? मैं जनरली एक बात कर रहा हूं, नहीं हो सकता, चाहे उसका नाम इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे वह जरदारी हो। ठीक है बात वारिस यह है साहब, कि ये
ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस गुफ्तगू को जो है वो जारी रखेंगे। ये तमाम तर सूरत हाल है, इसी तरह से जो है माजी में भी देखा, आने वाले दिनों में भी इसी तरह से एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो लगाई जाती हैं, लेकिन अवाम जो है वो उनके पल्ले कोई बात नहीं पड़ती कि कौन मुजरिम है, कौन जो है वो सज़ा का तलबगार है या किसको सज़ा दी जानी चाहिए। कुछ अरसे के लिए केसेस बनते हैं, मगर हुकूमत में आते हैं तो वो तमाम तर केसेस ख़त्म हो जाते हैं, वो रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे सेनेट के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से कुछ अहम पेशरफ्त और कुछ जो है वो बयानात सामने आए हैं, जिसमें फैसल वावडा साहब के बयानात है और फैसल जावेद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उनकी जानिब से आए। और दूसरी चीज़ ये है कि बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से जो है वो कुछ ख़बरें आ रही हैं ज़राए के मुताबिक कि उनकी रिहाई के हवाले से भी कुछ मामलात हैं, उसको भी ज़ेर बहस लाएंगे। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन पे जो है वो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी उनके भी जारी हो चुके हैं, ये ज़ेर बहस लाते हैं। रज़ा सैयद साहब, रज़ा साहब फैसल वावडा साहब से जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि जस्टिस सिस्टम के ज़रिए से भी इनकलाब लाया जा सकता है, और दूसरी जानिब जो है वो MQM पाकिस्तान के हवाले से नरम गोश रही है उनके, और अल्फाज उनके नरम दिखाई दे रहे हैं, और MQM की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि फैसल वावडा साहब को ही वोट देंगे। जी, फैसल वावडा साहब जो हैं वो आज के दौर के एक निहायत कामयाब पॉलिटिशियन हैं और क्लैरिटी उनके पास बहुत है। अपने अहदाफ के हुसूल के लिए उनको जो चीज़ जिस तरह जहां सही नज़र आती है वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो क्लैरिटी, वैसे भी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ज़िंदगी में क्लैरिटी जो है ना बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। जो लोग मफरूज़ात में, नज़रियात में, ख्यालात में, तासुबात में अपने आप को बंद कर लेते हैं ना, उनको कदम कदम पे उनके रास्ते की रुकावट खुद उनके अपने ख्यालात और उनकी अपनी सोच और उनके अपने नज़रियात उनके रास्ते की रुकावट बन जाते हैं। फैसल वावडा साहब एक क्लैरिटी वाले आदमी हैं और उनकी क्लैरिटी जो है वो काबिले यानी जिसे कहना चाहिए ना कि काबिले सताइश है, इसलिए कि वो जब जो बनना चाहा उन्होंने उसके लिए उन्होंने वो रास्ता इख्तियार कर लिया। सड़क पे गाड़ी चलानी है तो पहिए चाहिए, अगर पहिए आपके पास नहीं है तो आपने MQM से ले लिए। हवा में उड़ना है आपको, उसके लिए आपको पर चाहिए, अगर पर आपके पास नहीं है तो आपने PTI से ले लिए। मतलब मार्केट में हर चीज दस्तयाब है, मार्केट में हर चीज दस्तयाब है। आपके पास बर वक्त ये फैसला करने की सलाहियत और उस सहूलत को हासिल करने की करेंसी आपके पास होनी चाहिए कि जो मार्केट में बराए फरोख्त दस्तयाब होती है। तो फैसल वावडा साहब को तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि बड़ी क्लैरिटी है उनकी ज़िंदगी में और वो जो चाहते हैं और जब चाहते हैं उसको हासिल करने के लिए सही फैसला कर लेते हैं। तो अभी भी जो उनका फैसला है वो यकीनन सही है। इसमें अगर कोई सियासी सवाल बनता है तो वो तो MQM वालों से पूछने का बनता है कि MQM वाले बताएंगे कि वो उनकी पूरी जमात में कोई एक आदमी भी नहीं था जिसको वो सेनेट में भेज सकते, तो उन्होंने फैसल वावडा साहब का इंतखाब किया कि वो फैसल वावडा साहब को सेनेट में पहुंचा रहे हैं। तो ये सवाल तो MQM से पूछने का बनता है। वारिस साहब बताएंगे कि क्या वजूहात हैं कराची शहर पहिए देने की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है, तो जारी बात है वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ना। MQM के पास फालतू वोट थे और कोई उम्मीदवार नहीं था, तो उन्होंने कहा चलें जी हम वावडा साहब को वोट दे देते हैं। तो अब क्या कैसे हुआ ये वारिस साहब बेहतर बताएं। अच्छा रज़ा साहब, इसी से रिलेटेड और चीज़ है, बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से कहा जा रहा है कि उनकी रिहाई का जो है वो सिनेरियो बन रहा है, लेकिन इसी से रिलेटेड फैसल वावडा साहब कह रहे हैं कि नहीं, अभी उनके लिए मामलात दुरुस्त नहीं है और अभी और सख्तियाँ आ सकती हैं। लेकिन फैसल वावडा साहब जो कह रहे हैं ना वही ठीक है। अच्छा उस हाँ, मतलब देखें, जब इतनी क्लैरिटी में कोई आदमी चल रहा होता है ना कि तो उसकी बात को बहुत गौर से सुनना चाहिए और उसकी बात को यानी उसकी बात को तवज्जो से सुनना चाहिए। जिस आदमी के पास इतनी क्लैरिटी हो कि जैसी आजकल वावडा साहब के पास है, तो उसकी बात को गौर से सुनना चाहिए। तो मैं तो कहूंगा कि आप गौर से सुने उनकी बात को। ठीक। वारिस साहब, रज़ा साहब ने आपको जिम्मेदारी सौंपी है कि आपको पहिए दे दिए हैं, आप बताएं फैसल वावडा साहब के हवाले से क्या नुक्ता नज़र होगा आपका। देखिए, एक बात शायद के रज़ा साहब के इल्म में नहीं है, मैं इल्म में ले आता हूँ आप तीनों, बल्कि तीनों के।
वो ये है कि एमक्यूएम की तरफ से जो उनके सेनेट के नुमाइंदे है वो है नजीब हारून, ठीक है। और ये मेरी मालूमात हैं और बहुत मैं जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं। वो उनके उम्मीदवार वो नजीब हारून है। नजीब हारून को 22 वोट के दरकार है और 15 वोट जो है वो जो बचते हैं एमक्यूएम के, वो उन्होंने फैसल वाबड़ा से कहा है कि भाई आपको हम दे देंगे। लेकिन उसके बाद वो 7 वोट जो है ना, जो मजीद दरकार है, वो पीपल्स पार्टी ने उनसे वादा किया है। तो ये तो सूरत हाल में आपको यहाँ की एमक्यूएम के हवाले से बता दूं, और इसी वजह से उनका बयान जो है ना वो एमक्यूएम के हवाले से यकीनन वो बात पहले क्या बयान देते थे अब क्या बयान देते हैं और उसको आप छोड़िए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जो क्लैरिटी की जो बात रजा साहब ने कही वो यकीनन उन्हें क्लैरिटी नजर आ रही होगी, लेकिन ये क्लैरिटी के पीछे जो है ना, आपको याद होगा, रजा साहब को याद होगा, आप दोनों तो नौजवान हैं, कि एक थे प्यार अली अलाना। प्यार अली अलाना जो थे वो वजीर तालीम भी रहे सिंध के और वजीर खजाना भी कुछ अरसे तक रहे, और वो जो है वो पाकिस्तान में वाहिद आदमी या सियासतदान निकाले गए थे एक खास कम्युनिटी की तरफ से, जिन्होंने इंतहाई शराफत के साथ अपनी जिंदगी गुजारी, ठीक है, और बहुत नफीस किस्म के वो आदमी थे। अब तो इंतकाल हो गया है वो, या मेरे ख्याल में बाहर चले गए थे। तो यही इसी कम्युनिटी के वही कम्युनिटी जो है वो वावडा साहब के पीछे, और वावडा साहब के पास जो ये क्लैरिटी आ रही है ना, ये औरंगजेब की तरह आ रही है। अब आप मेरा इशारा समझ गए होंगे, जहां से औरंगजेब हैंडल हो रहे हैं वहीं से वावडा साहब हैंडल हो रहे हैं, वहीं से वो जो गाने वाला है ना, जिंदगी वाला, क्या नाम है उसका, जफर कुछ ऐसे ही है, राह में क्या है वो, तो ये सारे उनके मफादात हैं। इससे मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ कि मैंने शायद आपके ही प्रोग्राम में कहा था कि ये रीजन को आप देखिए, इस रीजन की पॉलिटिक्स जो है ना इस वक्त कौन हैंडल कर रहा है, तो वो हैंडलर जो है वो असल में वावडा साहब के पीछे है। लिहाजा मेरे ख्याल में रजा साहब को इस वजह से ज्यादा क्लियरिटी नजर आ रही, तो वो क्लियरिटी नहीं है, वो क्लियरिटी के साथ साथ वो ताकत है जो कि इस रीजन को, और एक ये समझने के आपके पाकिस्तान को एक दलदल से निकालने का उन्होंने एक यानी सहारा दिया है या वादा किया है कि भाई ठीक है हम आपको इन क्राइसिस से निकाल लेंगे, लेकिन फलाना फलाना आदमी हमारा जो है ना आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वो एडजस्टमेंट का जो आदमी है उसका नाम फैसल वावडा है। तो लिहाजा वो जो रजा साहब कह रहे हैं वो अपने तौर से दुरुस्त कह रहे होंगे, लेकिन मेरा नुक्ता नजर ये है कि वो क्लियरिटी इस वजह से ज्यादा आपको नजर आती है कि वो बहुत ज्यादा, और जाहिर है कि उनके आगे जो है ना, आपको पता है कि वो ताकतवर शरीफ लोग भी नहीं बोल सकते वावडा साहब के आगे। ये आलम है वावडा साहब का, ये ताकत है, ये औरंगजेब साहब की ताकत है। इस ताकत को आप समझ जाइए। वारिस साहब, फिर जैसे रजा साहब ने कहा कि मनोअन जो है वो फैसल वावडा साहब की जितनी भी अभी तक स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनको जो है वो सुनना चाहिए, गौर से सुनना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि दुरुस्तगी है उनमें। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो उनके स्टेटमेंट आते हैं तो उसका एक रुख नहीं होता। उनका कहने का मतलब ये है कि वो सहरुखी होता है, यानी एक तो उनका अपनी जात है, दूसरा ये कि जो मैंने औरंगजेब साहब का जो एक पूरा हवाला दिया कि उसका जो ताकत है, औरंगजेब साहब के पीछे जो ताकत है वो फैसल वावडा के पीछे भी है। लिहाजा वो, और तीसरा ये कि जो इस्टेब्लिशमेंट का नुक्ते नजर है, या जो इस्टेब्लिशमेंट जैसे सोच रही है आजकल, उस तरीके से वो बहुत सारी चीजें उनसे कही जाती हैं कि आप जाके इसको बाहर कह दें ताकि जो है लोग हमारे जहन को पढ़ लें। तो वो इस तनाजुर में रजा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनके स्टेटमेंट को बहुत गौर से देखें। अब आप देखिए ना, आप खुद देखिए कि कल फैसल वावडा उसको दहशतगर्द कह रहे थे पूरी एमक्यूएम,
ये उन्होंने कोई तफरीक नहीं की थी एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन। ये तफरीक तो बाद में आई है ना। बात ये है कि जिस तंजीम को ही वो दहशतगर्द कहते थे, आज उस तंजीम को कह रहे हैं कि जनाब बहुत अच्छी है, तो है तो वही लोग। तो ये आप रजा साहब की बात बिल्कुल मैं एंडोर्स करता हूं कि आप गौर से देखिए कि इससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि पाकिस्तान में सियासत की जो रंगबाजियां हैं या रंगलीनियां जो करते हैं सियासतदान या एस्टेब्लिशमेंट, वो किस तरीके से करते हैं और किस फर्द के जरिए वो आवाम तक पहुंचाते हैं। सफीना खान साहबा, सफीना साहबा, आपका क्या नुक्ता नज़र होगा? फैसल वावडा साहब जो है वो अच्छी खबरें भी देते हैं और पेशन गोइयाँ भी करते हैं, और खान साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा कि अभी सख्तियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सुनने में आ रहा है कि उनको भी जो है वो इसी तरह से रिलीफ मिल सकता है जैसे जो है वो नैब रेफरेंसेस में मिला है शरीफ खान के नवाज शरीफ साहब के बेटों को। तो क्या कहेंगे आप? अच्छा, फैसल वावडा हमारे मीडिया के बड़े पसंदीदा हॉट प्रोडक्ट हैं जो काफी बिकती है, लेकिन ये मुझे इंस्पायर नहीं कर पाए। मैं इसलिए नहीं कह रही अब ये मत क्योंकि मैं जेलस होती हूँ, बट मुझे कभी भी इनसे कोई ऐसी स्टोरी नहीं मिली जो मैं पहले स्टोरी ब्रेक ना कर चुकी हुई हूँ। हमारे जो फैसल वावडा है ये इंप्रेशन देते हैं कि इनका हमारे जो स्टार्स वाले लोग हैं उनके यहाँ बड़ा अच्छा उठना बैठना है, ये इंप्रेशन ये खुद देते हैं और हमारे मीडिया ने वो इंप्रेशन बाय भी किया हुआ है। फैसल वावडा की बहुत सारी बातें क्योंकि मैं इसलिए हजम नहीं कर पाती, कुछ बातें जो हम पहले बोल चुके होते हैं, अगर ये इतने हाई इन्फ्लुएंशियल हूं तो वो बातें इन तक लेट कैसे पहुंचती हैं, क्योंकि जो बंदा डायरेक्ट हमारे इन्फ्लुएंशियल हल्के में इतना पॉपुलर हो उसके पास तो सबसे पहले स्टोरी होनी चाहिए। अगर मेरे जैसे नाकदीन के पास कोई चलती चलाती उधर से उधर कबूतर गिरता पड़ता आ जाता है, तो ऐसे शख्स से तो मुझे 1000 गुना दूर होना चाहिए। मुझे इनकी क्रेडिबिलिटी में डाउट नहीं है, लेकिन इनकी इंफॉर्मेशन में बहुत लेट क्लॉज हैं। एक बात इन्होंने कही कि इमरान खान, देखिए वो पैसे वाले आदमी है फैसल वावडा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो पैसा लगाते हैं, उन्होंने एमकेएम को पैसा लगाया होगा और उन्होंने बाय कर लिया, उनको वो प्रोडक्ट उन्होंने बाय कर ली फैसल वावडा की। अब वो एमकेएम वाले अपना बंदा कोई बनाए ना बनाए, इनको बनाएंगे एमकेएम वाले, हमें पता है जहां यस्सर होता है, जहां उनका मफाद होता है वो उसको वोट दे देते हैं। अगर हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने वोट डलवाने होते फैसल वावडा को, ये मेरी अपनी परसेप्शन, आई कुड बी रॉन्ग, तो पीएमएलएन वाले भी क्यों में लग के देते, तहरीक इंसाफ वाले भी क्यों में लग के देते, पीपल्स पार्टी वाले भी क्यों में लग के देते, लेकिन व्हाई ओनली पिक्ड बाय पीएमक्यूएम? इसका मतलब है ये अपनी गेम है हमारे फैसल वावडा की। डेफिनेटली हाँ होगी उधर से भी, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही उनके अच्छे बच्चे नहीं है, ये उनके साथ इनके ताल्लुकात नहीं है। एक बात जो इन्होंने कही कि इमरान खान की रिहाई, शायद उनको इसमें गुमान हो, रिहाई ना हो, हाउस अरेस्ट हो जाए इमरान खान साहब, ये हो सकता है। ठीक है। रजा सैयद साहब, रजा साहब, अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया, आपने भी उस पर अपना नुक्ता नज़र पेश किया। उनके जो है वो दोबारा से वो घेरा तंग होता हुआ दिखाई दे रहा है, नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? ये चलेगी फिल्म, ये फिल्म चलती रहेगी। अली अमीन गंडापुर साहब के पास सूबाई असेंबली के अंदर जितनी बड़ी अक्सरियत है, तो उनको सूबाई असेंबली के वोट से तो उनको नहीं हटाया जा सकता। अब दूसरा तरीका फिर यही रहता है कि उनकी जो उनका जो इलेक्शन है उसको डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस तो नहीं होगा अली अमीन गंडापुर पे, कम से कम इन हालात में तो बिल्कुल नहीं होगा। ये भी बहुत खबरें सुनने में आ रही। हाँ, मतलब अभी तो पॉसिबल नहीं है कि नो कॉन्फिडेंस हो जाए, इतना आसान नहीं है। तो अली अमीन गंडापुर की रुकनियत को अगर आप खत्म करवा सकते हैं या उस रुकनियत के ऊपर कोई सवालिया निशान लगा सकते हैं, तो उससे जो है ना वो गेम बनती है, यानी गेम बनती है, इससे मुराद ये कि मोमेंटम बनता है। और ये बदकिस्मती है हमारी कि ये चूहे बिल्ली का खेल जो है ये चलेगा, क्योंकि उनके पास जो अक्सरियत है वो भी एक रियलिटी है और वफाक में जो हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है वो भी एक रियलिटी है। तो इन दो रियलिटीज का जो क्लैश है आपस में, उसके नतीजे में यही गैर यकीनी आपको नजर आएगी। 26 तारीख को भी उनका लगा हुआ है केस, जिसमें वो एक लैंड क्रूजर का मामला है। तो ये इस तरह के केसेस जो है ना, देखिए पाकिस्तान में घड़ी के ऊपर भी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है, तो लैंड क्रूजर तो बहुत बड़ी चीज है ना, घड़ी तो बहुत छोटी सी चीज है। तो जब घड़ी पे प्राइम मिनिस्टर लेवल पे डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है,
तो चीफ मिनिस्टर लेवल पे लैंड क्रूजर तो बहुत बड़ा मुद्दा है। लैंड क्रूजर तो बहुत बड़ी होती है घड़ी से, तो इसलिए होने को तो कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज सारी हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में क्योंकि टेक्टफुल होती है मामला, कुछ लो और कुछ दो होता है, तो अली अमीन गंडापुर साहब एक सीजन पॉलिटिशियन है, जज्बाती बयान जरूर देते हैं लेकिन एक बहुत ही तजर्बेकार और बहुत ही जिसे कहते हैं ना मामला फहम सियासतदान भी हैं। तो वो अपने निकाल लेंगे इस मामले से अपने आप को, यानी ये स्टिक इन कैरेट का खेल चलता रहेगा, उनको तलब किया जाएगा लेकिन उनकी डिस्क्वालिफिकेशन इतनी आसान नहीं होगी। अच्छा रजा साहब, आपने जैसे कहा था कि कुछ जगहों पे अच्छा बच्चा बन जाना, और लग रहा है कि अभी नहीं बन रहे अली अमीन साहब। नहीं, अली अमीन साहब कोऑर्डिनेशन में हैं, मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था इस वक्त। हैं, बिल्कुल है। ठीक है, इस तरह नहीं कहूंगा। ठीक है। वारिस रजा साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से? मैं ये समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर को जो है ना, वो बिल्कुल रजा साहब ठीक कह रहे हैं कि असेंबली के एतबार से और नो कॉन्फिडेंस के एतबार से तो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकती या उनको नहीं उतारा जा सकता। लेकिन मेरे ख्याल है कि अच्छा बच्चा बनाने के लिए जो टैक्टिस होती हैं, और जो कि मैंने पहले ही जो कहा एक जुमला कि वो जो अपाहिजगी, जो ज़हनी अपाहिजगी, उसकी जो टैक्टिस है वो हमारे अरसे दराज से चलती चली आ रही है। तो जाहिर है कि वो उन टैक्टिस को दोबारा से आजमाने की कोशिश करते हैं और यकीनन वो कहीं ना कहीं जाके जकड़े जाएंगे। तो वो जकड़े जाएंगे तो जाहिर है कि वो अच्छे बच्चे बन जाएंगे। तो वो अच्छा बच्चा बनाने की तरकीब में, बाकी मेरे ख्याल में ना उनकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी, ना नो कॉन्फिडेंस होगा, बल्कि वो वजीर आला भी रहेंगे। लेकिन वो मोती और इंतहाई फरमाबरदार जैसे यानी वफाक कहेगा वैसे ही वो करते चले जाएंगे। इमरान खान की वो सुनते जरूर जाएंगे, इमरान खान की वो बात जरूर करते चले जाएंगे, लेकिन काम वो जो है ना इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत का ही करे। ठीक है, सफीना साहबा आप क्या कहेंगी? मैं एग्री करती हूँ रजा साहब से, अली अमीन गंडापुर को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ये जस्ट प्रेशर टैक्टिक्स। वो पूरी तरह ऑन बोर्ड हैं। एक स्टोरी, जिस दिन वो वजीर आजम शहबाज शरीफ से मिले थे, उससे पहले उनकी किसी बहुत ही आम शख्सियत से मुलाकात हुई थी अली अमीन गंडापुर की। उसके बाद से आपने देखा हुकूमत भी बड़ी अच्छी चल रही है, वजीर आजम ने भी बड़े अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स किया, और अली अमीन गंडापुर ने भी, और उसके बाद इमरान खान से भी मुलाकात होती है उनकी। तो मैंने पहले ही जैसे कहा कि बिहाइंड द सीन तहरीक इंसाफ पूरी तरह ऑन बोर्ड है। ऑब्वियसली उन्होंने अपना एक नैरेटिव रखना है, जिस तरह से दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज रखती हैं। आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही लेट जाएं आप, तो लगे लोगों को कि कुछ डील हो गई है। तो ये अब इतना तो हमें सियासतदानों की बातों से पता चल गया है कि अगर सामने ज्यादा गालियां निकालना शुरू करते हैं तो समझदार पीछे ज्यादा तेजी से मामला तय हो रहे हैं, तो वो रखा पड़ता है। तो अली अमीन गंडापुर के ऊपर सिर्फ एक तलवार लटकाने की हद तक ये रहेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर ये मैं बात जरूर कह दूं, अगर केपी की जाएगा तो फिर पंजाब भी जाएगा, ये आप दोनों को नथी रखिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सफीना खान साहबा, वारिस रजा साहब और रजा सैयद साहब। ये तमाम तर जो थे टॉपिक्स थे उस पर नुक्ता नज़र दिया एक्सपर्ट पैनल का। हुसैन नवाज, हसन नवाज साहब के जो नेब रेफरेंसेस थे उनमें बरी कर दिया गया। माजी में भी इस तरह से देखा, मुक़्तदर हल्के जो हैं उनको ये चीज़ सोचनी है कि अवाम के लिए यही सारे चेहरे जो है वो हुकूमत से जाते हैं तो इनको केसेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब वो वापस हुकूमत में आते हैं तो हफ्ते के अंदर या चंद दिनों के अंदर वो तमाम तर केसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और वो उसी तरह से सादिक और अमीन ठहराए जाते हैं। अपने मेज़बान हमजा भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।